हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम जो है एयर के स्ट्रक्चर यानी जो आपका कान है उसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये देखा था कि जो आपकी कान होता है वो फनल या कीप के आकार का होता है और इसके अंदर आपके पास एक ऑडिटरी कैनाल होती है। कैनाल जो है वो आपके एयर ड्रम से जुड़ी होती है और अंदर का भाग आपका मिडिल एयर और इनर एयर कहलाता है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो आपका बाहरी हिस्सा है जिसे आप पिनाह कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो आपका कान होता है, कान की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। कीप के आकार का यह होता है। इसका जो ये हिस्सा है जिसे आप पिनाह कहते हैं, जो कि कीप के आकार का होता है, ये साउंड को इकट्ठा करता है या इसके माध्यम से साउंड या ध्वनि जो है कान के भीतर जाती है। फिर क्या होता है? फिर ये जो आपके पास कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल जिसे हम कहते हैं, यहाँ से वो एयर ड्रम तक पहुंचता है। ठीक है। और यहाँ पे हम एयर ड्रम के बारे में बात कर रहे थे कि एयर ड्रम में जब जो है साउंड या जो ध्वनि पहुंचती है तो एयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एयर ड्रम किस तरीके से कंपन करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 13.10 के बारे में बात करते हैं। आपको क्या करना है? एक बोतल लेनी है, उसको बीच से काट देना। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसे बीच से आप काट देंगे। उसके ऊपर एक रबड़ बैंड या जैसे आपका गुब्बारे का एक छोटा सा हिस्सा या कोई रबड़ की शीट होगी, उसे आपको इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना। अब आप क्या करेंगे? अब आप बोतल के ऊपर या जो ये हिस्सा है इसके ऊपर आप जो है कुछ गेहूं के दाने रख देंगे। अब जैसे कि हमने बात करी कि आपको बॉटल को बीच से काटना है, तो उसका ऊपर का और जो नीचे का हिस्सा है दोनों वहां से हटेगा, यानी कि ऊपर और नीचे से वो बिल्कुल खाली होगा, इसका कोई बेस नहीं होगा। अब इस तरीके के अरेंजमेंट करने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये बॉटल का हिस्सा है, इसके निचले हिस्से से आपको बोलना है। तो जैसे जैसे आप बोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ऊपर का जो रबर शीट है ये वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। इसके कंपन के कारण जो गेहूं के दाने हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे। तो जैसे कि हम इस एक्टिविटी में समझ सकते हैं, हमने बोलना शुरू किया, शीट ऊपर नीचे वाइब्रेट हुई, गेहूं के दाने भी ऊपर नीचे वाइब्रेट हुए। इसी तरीके से जो है आपका एयर ड्रम काम करता है। ठीक है, एयर ड्रम इसी तरीके से कंपन करता है। जो है जैसे ही आवाज आपके एयर ड्रम तक पहुंचती है वो आगे पीछे आवाज के कारण गति करता है। ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो एयर ड्रम होता है वो एक स्ट्रेच रबर शीट या खिंची हुई रबड़ की जो शीट होती है उसकी तरह कार्य करता है और वाइब्रेट करता है। इसके बाद जो ये एयर ड्रम है, ठीक है, ये एयर ड्रम क्या करता है? ये एयर ड्रम जो है इस वाइब्रेशन को आगे पहुंचाता है, अंदर वाले या इनर जो एयर है वहां तक। फिर क्या होता है? ये जो साउंड है वो सिग्नल में कन्वर्ट होती है और सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद ब्रेन तक पहुंचती है, जिस कारण हम इस ध्वनि को सुन पाते हैं। द एयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। तो ये जो आपका एयर ड्रम होता है ये एक रबड़ शीट, खिंची हुई जो रबड़ की शीट है उसकी तरह कार्य करता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। अब क्या होता है? जैसे कि हमने अभी बोतल के केस में देखा कि हमने रबर शीट लगाई थी, बोलना शुरू किया तो जो शीट है वो वाइब्रेट करने लगी। इसी तरीके से जब हम बोलते हैं या हमारे कानों तक आवाज पहुंचती है तो एयर ड्रम बिल्कुल इसी तरीके से वाइब्रेट करता है। और किसके कारण करता है? ध्वनि की कंपन के कारण। द एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन
टू द इनर एयर। और फिर क्या होता है, जो एयर ड्रम होता है वो वाइब्रेशन को भीतर वाला जो कान है, इनर एयर है, वहां तक पहुंचाता है। फ्रॉम देयर सिग्नल्स गो टू द ब्रेन, और वहां से जो सिग्नल है वो मस्तिष्क यानी ब्रेन तक पहुंचते हैं। कर्णपटह एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है। कर्णपटह एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण यानी इनर एयर तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो कान होता है वो कार्य करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका एयर ड्रम है, ये वाला, और ये क्या है, आपका इनर एयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एयर ड्रम है वो ध्वनि के कारण वाइब्रेट होता है, कंपित होता है, और जो कंपन है उसको आगे तक पहुंचाता है। इनर एयर क्या करता है, उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से आपका जो एयर है यानी मानव कान है वो कार्य करता है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। कंपन का आयाम, आवर्त काल तथा आवृत्ति। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कंपन का आयाम क्या होता है, आवर्त काल यानी टाइम पीरियड क्या होता है, और आवृत्ति क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी कोई वस्तु वाइब्रेट यानी कंपन करती है तो आपने देखा होगा कि वो आगे पीछे इस तरीके से गतिमान होती है या गति करती है। इसी को हम कंपन कहते हैं। अब कंपन में जो आपकी वस्तु है वो आगे पीछे, ठीक है, इस तरीके से गति कर रही है। ठीक है, एक फिक्स टाइम पे कर रही है और ऐसे लगातार कर रही है। इस प्रकार की गति को हम मोशन, ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति कहते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो क्या है, वो एक प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति है। ठीक है, जैसे कि हम रबड़ के बारे में बात करते हैं। रबड़ बैंड है आपके पास, ठीक है, वो खिंचा हुआ है, आपने उसे अपने हाथों से खींचा और वो आगे पीछे गतिमान हुआ, आगे पीछे मूव करने लगा। इसी को हम जो है दोलन गति कहते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, यानी गति का इधर उधर या आगे पीछे या किसी भी वस्तु का आगे पीछे गति करना ही वाइब्रेशन या कंपन कहलाता है। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति भी कहते हैं। वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो रबर बैंड है उसको खींचने पर वो आगे पीछे दोलन करता है, इस तरीके से गति करता है। अब जब वो आगे पीछे गति करता है तो क्या कर रहा है, पहले वो आगे गया, फिर वो पीछे आया, फिर वो वापस आया। तो उसने क्या किया, एक ऑसिलेशन या एक दोलन पूरा करा। अब एक दोलन पूरा किया, फिर दूसरा दोलन पूरा किया। अब जब भी कोई वस्तु, कोई रबड़ बैंड है, कोई वस्तु है, वो एक सेकंड में जितनी
जो है वो ऑसिलेशन करेगा, जितना वो दोलन करेगा या जितने उसके दोलनों की संख्या होगी 1 सेकंड में, उसे हम उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए रबड़ बैंड है, उसे हमने खींचा और वो आगे पीछे गति करने लगा, तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 और मान लीजिए 1 सेकंड में वो 5 बार ही दोलन कर पाए, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु की जो आवृत्ति है या जो रबड़ बैंड है उसकी जो आवृत्ति है वो कितनी है, 5 है, और यूनिट आएगी हर्ट्ज। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन पर सेकंड जो होता है वो आपका 1 हर्ट्ज के बराबर होता है, और हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का क्या है, मात्रक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस per second is called frequency of oscillation, यानी प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में जितनी आपकी दोलन की संख्या होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, यानी आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे आप नोट करेंगे। अभी हमने फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम बात करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी कब होती है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी कब होती है। अब मान लीजिए एक रबड़ बैंड है, उसे हमने खींचा, स्ट्रेच किया, और उसने क्या किया, हमने उसके ऑसिलेशन या दोलन काउंट किए। उसने 1 सेकंड में जो है 50 दोलन करे। फिर हमने क्या किया, हमने दूसरा रबड़ बैंड लिया, उसे हमने फिर खींचा। ठीक है, उसे खींचा और इस तरीके से खींचा कि 1 सेकंड में उसने जो है 60 दोलन करे। 1 सेकंड में 50 दोलन, 1 सेकंड में 60 दोलन। अब यहाँ पे वह रबड़ बैंड जिसने 1 सेकंड में 50 दोलन करे हैं, हम ये कहेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है, यानी इसकी जो आवृत्ति है वो कम। वहीं वो रबड़ बैंड जिसने 1 सेकंड में 60 दोलन करे हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या आवृत्ति है वो अधिक है। इसको आप यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो ग्राफ है, यहाँ पे जो आपका x अक्ष है वो समय को दर्शा रहा है और जो y अक्ष है वो प्रेशर को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं। तो मान लीजिए एक सेकेंड समय लिया गया है, इसमें आपकी कितनी आ रही है फ्रीक्वेंसी, आपकी आ रही है कितने दोलनों की संख्या आ रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक। तो मान लीजिए 3 हमारे पास दोलनों की संख्या है। सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे ये मान लीजिए 1 सेकंड को दर्शा रहा है, तो आप इसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास 6 दोलनों की संख्या है, या आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ को ही देख के कि यहाँ पे आपके क्रस्ट और ट्रो जो है वो आपके कैसे कम है, इसके कंपेयर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी पिच कैसी होगी, कम होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच भी ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आप इसे ड्रॉ करें।
अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, यानी आयाम की। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात करी कि ये आपकी क्या है, रबड़ की मीन पोजीशन, मान लीजिए मीन पोजीशन है। अब वस्तु आगे पीछे इस तरीके से क्या कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, कंपन कर रही है। अब मीन पोजीशन ये है, इससे अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे हम समझ लेते ये मीन पोजीशन है, वस्तु आगे गई इतना कंपन किया, पीछे आई इतना कंपन किया। तो ये जो डिस्टेंस है जो कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में है, इसी को हम आयाम कहते हैं, यानी एम्पलीट्यूड कहते हैं। ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जैसे कि आपके पास ये ग्राफ है, तो यहाँ पे जो आपका ये क्रस्ट और ट्रू की जो लेंथ है, यही आपकी एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाती है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, अधिकतम विस्थापन है, वही आपका एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड इज द मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द वेव, यानी ध्वनि की तरंग का आयाम तरंग की ऊंचाई का माप है। यानी जब भी आप आयाम की बात करते हैं तो आप तरंग की ऊंचाई की बात करते हैं। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आप पिच को डिफाइन कर सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी पिच रिलेटेड है और फ्रीक्वेंसी से आप पिच को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आयाम की बात करें, एम्पलीट्यूड की बात करें, तो एम्पलीट्यूड के माध्यम से हम ध्वनि की क्वालिटी, यानी वो कितनी जो है ध्वनि कितनी तेज है या तीव्र है, कितनी कम है, इसको हम सुन सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ध्वनि है, ध्वनि की तरंग है जिसका एम्पलीट्यूड अधिक है, जिसका आयाम अधिक है, तो ऐसी ध्वनि लाउडर होगी, यानी तेज या तीव्र ध्वनि होगी। वहीं अगर एम्पलीट्यूड कम है तो ऐसी ध्वनि क्वाइटर या कम या हल्की हल्की जो आपकी ध्वनि होती है वो होगी। The amplitude of a sound wave can be defined as the loudness or the amount of maximum displacement of vibrating particle of the medium from their mean position when the sound is produced. क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि हम किसी भी ध्वनि तरंग की एम्पलीट्यूड को उसके लाउडनेस से डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी अधिकतम विस्थापन होता है किसी भी कंपित कण का। जो अधिकतम विस्थापन है वही आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है और वही आपका लाउडनेस को भी जो है दर्शाता है। ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि उत्पन्न होने पर माध्यम में कंपन कणों की उनकी औसत स्थिति से अधिकतम विस्थापन की तीव्रता या मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे आपके पास दो ग्राफ है, पहला आपका लो एम्पलीट्यूड को दर्शा रहा है, दूसरा आपका हाई एम्पलीट्यूड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रस्ट और टो की जो दूरी है मेन पोजीशन से वो अलग अलग है। पहले केस में कम है तो आपका एम्पलीट्यूड कम है, दूसरे केस में ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इसी तरीके से पहले केस में हम ये कह सकते हैं कि जो ध्वनि है वो शांत है या हल्की ध्वनि है, और दूसरे केस में तीव्र या तेज ध्वनि। तो ये इसका ग्राफ है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम लाउडनेस और पिच यानी प्रबलता तथा तारत्व के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझें। आपको क्या करना है, आपको एक धागा लेना है, ठीक है, या आप कोई जो है तार ले सकते हैं, उसके नीचे आपको या उसके एक सिरे पे आपको क्या करना है, थर्माकोल की बॉल लगानी है या बांधनी है। ठीक है, इस तरीके से थर्माकोल की बॉल आप बांधेंगे। अब आपको क्या करना है, ग्लास का टम्बलर यानी जो है
स्टील का ग्लास ले सकते हैं, उसको आप किसी चीज से पीटेंगे यानी उस पर किसी चीज से मारेंगे तो वो क्या होगा, वो वाइब्रेट होने लगेगा, आपको आवाज सुनाई देगी और वो इस तरीके से कंपन करेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले धीरे से मारना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस धागे को जिसमें क्या लगा है, थर्माकोल बॉल लगी है, उस धागे को इसके पास इस तरीके से लेके आएंगे और थर्माकोल बॉल को जो है ग्लास के पास रखेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि थर्माकोल बॉल थोड़ा थोड़ा आगे हो रहा है। अब पहले केस में क्या हुआ, यहाँ पे ध्वनि कम थी, थोड़ा थोड़ा आपको वाइब्रेशन यहाँ पे बॉल में नजर आए। आपको क्या करना है, फिर से इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। अब आप क्या करेंगे, बहुत जोर से जो है इस ग्लास पे मारेंगे, ये फिर कंपन करेगा। फिर आप इस धागे को लेके आएंगे जिसमें थर्माकोल की बॉल है और इसके पास रखेंगे। तो आप देखेंगे कि सेकेंड केस में आपको विस्थापन कुछ ज्यादा ही नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड केस में आपने बहुत जोर से मारा, आवाज तेज आएगी, ऑब्वियस सी बात है आवाज तेज आएगी, और जो कंपन है या जो आपका बॉल है, बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो काफी अधिक आपको नजर आएगा। वहीं जब आप धीरे से मारेंगे आवाज कम आएगी और विस्थापन भी आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कम कब आया है, जब आपने धीरे से मारा यानी आवाज कम आई जब, और जब आवाज तेज आई तो एम्पलीट्यूड भी आपका अधिक आया है। ठीक है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, यानी ध्वनि की जो प्रबलता है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम के ऊपर निर्भर करती है। When the amplitude of vibration is large, the sound produces loud. यानी जब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो जो ध्वनि उत्सर्जित होती है वो तेज या तीव्र ध्वनि होती है। When the amplitude is small, the sound is feeble. यानी जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि भी मंद होती है। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी मंद ध्वनि की बात की जा रही है तो आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड कम है, वहीं यहाँ पर तीव्र ध्वनि या प्रबल ध्वनि की बात की जा रही है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो इस तरीके से लाउडनेस आपके एम्पलीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है, नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं आवृत्ति की। तो अगर हम आवृत्ति की बात करें तो हमने क्या पढ़ा है कि आवृत्ति के माध्यम से हमें पिच का पता चलता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आवृत्ति के माध्यम से हम जो है ध्वनि की तीव्रता या तीक्ष्णता को निर्धारित कर सकते हैं। जितनी अधिक आपकी आवृत्ति होगी उतनी शिल या उतनी तीखी आपकी आवाज होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम होगी उतनी जो है कम तीक्ष्ण आपकी आवाज होगी, यानी कम तीखी आवाज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो विमेन्स होती हैं, औरतें होती हैं या जो महिलाएं होती हैं, उनकी आवाज बहुत तीखी होती है, श्रिल होती है, यानी उनकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक होती है। वहीं अगर हम मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, तो पुरुष की जो ध्वनि होती है वो थोड़ा फ्लैट होती है या उसकी पिच कम होती है, या हम कह सकते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की जो आवाज की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, वो आपकी कम पिच वाली ध्वनि होती है। ठीक है, तो पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, या श्रिलनेस, तीक्ष्णता फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करती है। The frequency determines the shrillness or pitch of the sound. आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है।
If frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has higher pitch. यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है, यानी कंपन की आवृत्ति क्या है, ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ध्वनि तीखी है. If the frequency of vibration is lower, अगर ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जो है वो कम है, we say that the sound is has lower pitch, तो हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि है उसकी जो तारत्व है या वो कम तीखी है या तारत्व कम है. यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम ध्वनि का तारत्व कम है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ध्वनि का तारत्व कम है. यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज हायर फ्रीक्वेंसी. अधिकांशतः क्या होता है, महिलाओं की जो आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. एंड श्रिलर देन दैट ऑफ मैन, और तीखी आवाज होती है किससे, पुरुषों से. एक महिला की, ठीक है, जो एक महिला होती है, ठीक है, आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है. ठीक है. अब जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम ड्रम की बात करें, ड्रम को जब हम बजाते हैं तो जब हम इसे बजाते हैं तो हम बहुत धीरे धीरे बजाते हैं. तो यहाँ पे जब ड्रम का जो झिल्ली होती है वो कंपन करती है तो काफी धीरे धीरे करती है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, कम होती है. ठीक है. तो ये जो आवाज होती है वो आपको ज्यादा तीखी या ज्यादा श्रिल नहीं महसूस होती. वहीं जब हम सीटी बजाते हैं तो यहाँ पे हम जैसे सीटी बजाते हैं तो एकदम से क्या होता है, आवाज निकलती है और बहुत तीखी आवाज निकलती है. तो यहाँ पे जो आवाज होती है या साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है और इस केस में फ्रीक्वेंसी कम होती है. इसलिए दोनों, यानी आपका ड्रम हो गया, आपकी सीटी होगी, इनकी आवाज में डिफरेंस आता है. ठीक है, इसे आप नोट करेंगे. तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि जो मानव कान है, यानी जो आपका ह्यूमन एयर होता है, वो किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से एयर ड्रम कार्य करता है, ये भी हमने जाना. हमने आयाम के कॉन्सेप्ट को जाना. ठीक है, आवृत्ति के कॉन्सेप्ट को जाना, पिच क्या होता है ये देखा, लाउडनेस क्या होती है, प्रबलता क्या होती है, ये हमने जाना. आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इन्हें नोट भी किया होगा. आपको इन सारे टॉपिक को रिवाइज करना है. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं. तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.